वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल। इस नए सेशन में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 10 क्वेश्चन के साथ लेटेस्ट अपडेट हम लेकर के आए हैं। हाल ही में उत्तराखंड में कौन सा जानवर जिसे आमतौर पर रिटल कहा जाता है कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है? तो ये हनी बैजर कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है। ये नए जानवर है, नए जानवर तो ही है लेकिन उत्तराखंड में ये पाया गया है। 7 जनवरी 2024 को उत्तराखंड के तराई वन प्रभाग में पहली बार हनी बैजर, जिसे रेटल भी कहा जाता है, कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है। इसे कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है। इस दुर्लभ दृश्य को 26 सितंबर 2025 को जर्नल ऑफ टैक्सा में प्रकाशित किया गया है। हनी बैजर किसमें प्रकाशित किया गया है? थ्रेटेक्स टैक्सा। बैजर जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है, शारदा नदी नहर के पास देखा गया। हालांकि इसे IUCN द्वारा कम चिंता मतलब कि लिस्ट कंसर्न के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन इसे भारत में बहुत कम देखा गया है। ठीक है, इसे भारत में बहुत कम ही देखा गया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दीपा कर्माकर, जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, किस खेल से जुड़ी थी? ये जिम्नास्टिक से जुड़ी थी। अगर आपको याद होगा 2-3 साल पहले की बात है, ये इन्होंने बहुत सुर्खियां बटोरा था भारत देश के लिए। ओलंपियन और राष्ट्रमंडल, इसको एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। ओलंपियन और राष्ट्रमंडल खेलों की कांस्य पदक विजेता दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट थी। उन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में प्रोडूनोवा वॉल्ट प्रदर्शन करते हुए पदक से थोड़ा चूक गई थी। दीपा ने 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक और 2018 में तुर्की में विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। 2018 में तुर्की में इन्होंने जीता था, विश्व कप स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने 2024 में ताशकंद और उज्बेकिस्तान में एशियाई महिला कलात्मक जिम्नास्टिक्स चैंपियन में भी स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में IB समर अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? ये भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बीच आयोजित किया गया है। INS तलवार IB समर अभ्यास के 8वें संस्करण के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचा। IB समर भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक संयुक्त समुद्री अभ्यास है। ठीक है, ये तीनों देश के बीच आयोजित किया गया है, जो एक महत्वपूर्ण एक अभ्यास है जिसका नाम IB समर रखा गया है। यह अभ्यास ब्लू वाटर नेवल वारफेयर पर केंद्रित किया गया है, जिसमें सतह और एंट्री एयर वारफेयर शामिल है। गतिविधियों में पेशेवर आदान प्रदान, अग्नि मिशन अभ्यास, खोज और जब्ती संचालन, डाइविंग, विमान सुरक्षा और महासागरीय शासन सेमिनार शामिल है। यह अभ्यास नौसेना की अंतर संचालनीयता को मजबूत करता है, आपसी विश्वास बनाता है और शांतिपूर्ण समुद्री वातावरण के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग को ये बढ़ावा देता है। ये एक तरह का ये तीनों देशों के बीच मजबूत और महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और एक्सप्लेनेशन के साथ ही एक्सप्लेनेशन में खासा आप लोग ध्यान दीजिएगा, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर पर ही ध्यान नहीं देने का है। तो हाल ही में माया सैंडू किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई है? तो ये मोल्दोवा का राष्ट्रपति चुनी गई है। पश्चिमी समर्थक राष्ट्रपति माया सैंडू को मोल्दोवा में 55.26% वोट के साथ फिर से चुना गया। उन्होंने प्रो रूसियन सोशलिस्ट पार्टी के एलेक्जेंडर स्टोयानोग्लो को 10% अंकों से अधिक के अंतर से हराया है।
सैंडू को विदेश में रह रहे मोल्दोवा को मजबूत समर्थन मिला, जिससे उनकी जीत सुनिश्चित हुई। हालांकि यह मोल्दोवा में मामूली अंतर से हार गई थी। ठीक है, चुनाव में कुछ घटनाएं हुई जिनमें 4 प्रवासी मतदाता केंद्रों पर बम धमकी शामिल थी, जहां सैंडू को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त था। रूसी विदेश मंत्री की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने चुनाव को अलोकतांत्रिक बताया है। इस चुनाव को अलोकतांत्रिक बता दिया है रूसी ने। कौन प्रवक्ता? विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने चुनाव को अलोकतांत्रिक बता दिया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी घटना शामिल थी। हर साल राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस हर साल 16 नवंबर को भारत में मनाया जाता है। लोकतंत्र में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है और प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। आप लोग सभी जानते हैं, क्योंकि यह जनता को सूचित करने और सत्ता को जवाबदेह बनाने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन अभी के दौर में वैसा हो नहीं रहा है, जैसा कि हम सिर्फ ये किताबों में देख पा रहे हैं, और इसे हम इस दिवस को हम सिर्फ एक प्रेस की स्वतंत्रता के रूप में ही भाषण में सुनने को मिलेगा कि ये चौथा स्तंभ है और सत्ता को जवाबदेह है। लेकिन यहाँ पर इसका ठीक उलट हम देख रहे हैं वास्तव में। यह दिन प्रेस की सत्यनिष्ठ और नैतिक रिपोर्टिंग के कर्तव्य को याद करता है, जो पारदर्शिता और लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा 1996 में स्थापित प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1966 में। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रेस की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी पर जोर देता है। 2024 का विषय क्या था? प्रेस का बदलता रूप। ये 2024 का विषय था, प्रेस का बदलता रूप, जिसमें आधिकारिक कार्यक्रम दिल्ली में होगा, जिसके उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की है। ठीक है, अभी फिर देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किए गए गुयाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार का नाम क्या है? तो ये द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस है। द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस है। तो इसमें हम देखेंगे द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से जो प्रदान किया गया है, तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2024 को जॉर्ज टाउन में गुयाना का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया है। 19 नवंबर 2024 को किया था। यह पुरस्कार राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली द्वारा दिया गया। मोदी इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त करने वाले चौथे विदेश गणमान्य व्यक्ति बने हैं। ये चौथे गणमान्य व्यक्ति बने हैं, ये प्रतिष्ठित पुरस्कार। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। उन्हें 20 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति सिल्वानी बार्टर द्वारा डोमिनिका के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया है। डोमिनिका का पुरस्कार जॉर्ज टाउन में हुए दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया। मोदी रानी एलिजाबेथ 1969 के बाद डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे विदेशी नेता बने हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे लताकिया बंदरगाह, जो खबरों में देखा गया किस देश में स्थित है? तो ये सीरिया में स्थित है। लताकिया बंदरगाह इजरायली सेना ने लताकिया बंदरगाह सहित कई प्रमुख सीरियाई सैन्य स्थलों को निशाना बनाया है। लताकिया बंदरगाह पूर्वी भूमध्य सागर तट पर स्थित है। पूर्वी भूमध्य सागर पर यह स्थित है, जिसमें एक अच्छा बंदरगाह और सीरिया के पश्चिम में एक विशाल कृषि क्षेत्र है। यह सीरिया का मुख्य बंदरगाह है। ये सीरिया का लताकिया बंदरगाह जो है सीरिया का मुख्य बंदरगाह है। बिटुमेन, डामर, अनाज, कपास, फल, अंडे, वनस्पति तेल, मिट्टी के बर्तन और तंबाकू जैसे उत्पादों का निर्माण ये कौन करता है? सीरिया करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिटुमेन, डामर, अनाज, कपास और अंडे, वनस्पति तेल सीरिया करता है।
ठीक है। इस बंदरगाह शहर की स्थानीय उद्योगों में कपास, उटाई, वनस्पति तेल प्रसंस्करण, चमड़ा शोधन और स्पंज मछली पकड़ना शामिल है इस बंदरगाह में। नेक्स्ट हम देखेंगे, नई दिल्ली में द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये गृह मंत्री अमित शाह ने की है। अमित शाह ने नई दिल्ली में द्वीप विकास एजेंसी IDA की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में विकास पहलों की समीक्षा की गई है। बैठक का मुख्य उद्देश्य और पैनल और पवन चक्कियों के माध्यम से 100% नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्राप्त करना था। PM सूर्य घर योजना के तहत दोनों द्वीपों समूह के सभी घरों में सारे सौर पैनल लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने 1 जून 2017 को द्वीप विकास एजेंसी IDA की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य द्वीपों का विकास करना था। किसका विकास करना था? उद्देश्य द्वीपों का विकास करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये कार्यकारिणी में गृह मंत्री अमित शाह द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता इन्होंने की थी। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। चाली नामक अराकू उत्सव किस राज्य में आयोजित होती है? तो ये आंध्र प्रदेश में आयोजित होती है। अब चाली नामक को विस्तार पूर्वक समझेंगे, ये किस तरह का आयोजन है। चाली नामक अराकू उत्सव आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में आयोजित होता है। अराकू घाटी में आयोजित होता है। यह घाटी पूर्वी घाट का हिस्सा है और समुद्र तल से 600 मीटर से 900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 600 मीटर से 900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां जैव विविधता से भरपूर अनंतगिरी और सुंकारी मेटा आरक्षित वन है, जो बॉक्साइट खनन के लिए प्रसिद्ध है। इसे आंध्र का ऊटी भी कहा जाता है और यह मुख्य रूप से अराकू जनजातियों का घर है। घाटी में प्रसिद्ध अराकू अरेबिका कॉफी है, जिसे 2019 में GR टैग मिला है। 2019 में इसका टैग मिला है, GR टैग, ठीक है। इस घाटी के चारों ओर गौलीकोंडा, रक्तिकोंडा, सुंकारी मेटा और चितामो गोंडी जैसी पहाड़ है। हम लास्ट और क्वेश्चन नंबर 10 हम देखें, जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, पोक डैम झील वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 2025 में पैक डैम झील वन्यजीव अभयारण्य में वार्षिक पक्षी गणना में 97 प्रजातियों के 1,53,719 पक्षियों की गिनती हुई है, जो अब तक की सबसे अधिक है। पोक डैम झील, जिसे महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है, व्यास नदी पर कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में स्थित एक मानव निर्मित जलाशय है। यह 307 वर्ग किलोमीटर में फैला है और 2002 में इसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। 2002 में इसे प्राप्त हुई है मान्यता प्राप्त, ठीक है। अभयारण्य में बार हेडेड गीज, पिंटेल और हिरन सहित 2020 से अधिक पक्षी प्रजातियां हैं। 220 से अधिक प्रजातियां हैं। सांभर, तेंदुआ और बिना नाखून वाले उदबिलाव जैसे जानवर, ठीक है, बिना नाखून वाले को उदबिलाव जैसे जानवर, उदबिलाव कहते हैं, जैसे जानवर भी पाए जाते हैं। इस आर्द्र भूमि में नीलगिरी, बबूल और शीशम जैसी विविध वनस्पतियां पाई जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, नीलगिरी, बबूल और शीशम कहाँ? हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। अगर इस तरह की वनस्पतियां पूछी जाएंगे तो आप इससे रिलेट कर पाएंगे हिमाचल प्रदेश से। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट के वीडियो में हम और भी इंटरेस्टिंग लेटेस्ट करंट अफेयर लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।